हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पढ़ना। और हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो आज हम लोग ज्योग्राफी की बुक देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं और क्या क्या है इसके सिलेबस में। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर दिए हुए हैं। पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। दूसरा है ग्लोब, जिसके अंतर्गत अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बताया गया है। तीसरा हमारा है पृथ्वी की गतियाँ। चौथा है मानचित्र। पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठा है हमारा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। सातवां है हमारा देश यानी कि भारत, इसके बारे में बताया गया है। और आठवां हमारा चैप्टर है भारत। इसके अंतर्गत हमारी क्या क्या जलवायु हैं, वनस्पतियां हैं तथा वन्य प्राणी कौन कौन से निवास करते हैं। मतलब कि हमको भारत देश की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में क्लास 6 की बुक में बताया गया है। तो चलिए फिर हम लोग अपना पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। इसमें कहा गया है कि जब शाम के समय जब हमारा सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके बाद हमारा अंधेरा शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे आसमान को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। इस टाइम पे ऐसा क्या होता है जो हम लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें पहले एक या दो ही चमकते बिंदु हम लोग देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती है तो आसमान में बहुत सारे जो तारे हैं वो हम लोगों को टिमटिमाते हुए दिखते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या आकाश हमारा अच्छा लगता है। और इतने ज़्यादा संख्या में तारे होते हैं कि उनकी हम लोग गणना भी नहीं कर सकते हैं। तो आगे इसमें लिखा हुआ है कि संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार के तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो चंद्रमा का आकार एक पूर्ण चंद्र गोला की तरह होता है, उसको हम लोग महीने में केवल एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। और जिस दिन हमको पूर्ण चंद्र दिखाई देता है वो हमारी क्या होती है, चंद्रमा वाली रात या फिर हमारी पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद आप इस परिस्थिति को दोबारा नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जब हमारा चांद हमको आसमान में नहीं दिखाई देता है तो उस टाइम पे यह स्थिति अमावस्या की होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अब ये जो हमारी लाइन है ये हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगर हम आप लोगों से पूछें खगोलीय पिंड क्या होता है तो आप लोगों को ये डिफिनीशन याद रखनी होगी। खगोलीय पिंड के अंतर्गत हमारे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। तो क्या आप लोग कह सकते हैं कि तारा भी हमारा खगोलीय पिंड के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी रात में चमकता है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। मतलब कि जो हमारा खगोलीय पिंड बहुत बड़ा आकार का होता है वो गर्म होता है। और क्यों? क्योंकि उस पिंड में गैस भरी होती है। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है।
और इन खगोलीय पिंडों के पास अपनी स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश भी उपस्थित होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश होता है और ये भी एक तारा है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ामों में पूछा भी जाता है, क्या सूर्य भी एक तारा है? तो जी बिल्कुल, ये भी एक तारा है। अब हम लोग अपने अगले पेज पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है, रात के समय चमकते एवं अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, एक लड़की है और ये ध्रुव तारा को देख रही है। तो जैसे हम लोग देखते हैं, जो आसमान में सबसे ज़्यादा चमकता है उसी को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं और इसकी दिशा उत्तर होती है हमेशा, और ये सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। और इस लड़की और तारे के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें वही चीज़ बताया गया है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से अधिक देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्शा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्त सात, ऋषि संत। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर का भाग है। आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ऐसा मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं था, क्योंकि उसकी खोज तो बाद में हुई है। उसके पहले हम लोग दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? इसी तरीके से करते थे, तारों की सहायता से करते थे हम लोग देखकर। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो हमारा ध्रुव तारा है वह उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह हमेशा उत्तर दिशा में ही उगता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। उत्तर तारा को ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि हम, जैसे कि जो हमारा फिगर है 1.1, ये वाला हम लोगों ने देख लिया है। तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल में संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। मतलब ग्रहों में खुद की ऊष्मा नहीं होती है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होगा। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। मीन्स हमारा प्लेनेट जो है यह ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, और वो ग्रीक भाषा का शब्द क्या है? प्लेनेटाई, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लैनेट का अर्थ या क्या होता है, या फिर ग्रह का अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, यह भी एक ग्रह है। पृथ्वी हमारी क्या है? एक प्रकार की ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग जब पृथ्वी पर हैं तो देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास तक आता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा क्या है? सूर्य। और हमने आपको पीछे पढ़ाया है कि सूर्य भी एक क्या है? तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है और इसमें ग्रहों की स्थिति दिखाई गई है। तो चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं कि किसकी स्थिति क्या है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमारा ये क्या है? सूर्य है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा
बुध ग्रह आता है, फिर हमारा आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे ग्रहों की स्थिति है और ये एक सही क्रम है ग्रहों का। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, हमारा बुध ग्रह है, क्योंकि बुध क्या है, सूर्य के सबसे पास है। लेकिन अगर हम पूछें आपसे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बुध ना होकर के हमारा शुक्र ग्रह होगा। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। तो चलिए हम लोग फिर अब इसमें देखते हैं, कुछ डिफिनीशन दी हुई है और इसके बारे में जानते हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले बुध के बारे में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में 88 दिन का समय लगता है और अपने अक्ष पर घूर्णन में 59 दिन का समय लगता है। शुक्र ग्रह का क्या है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन ये 243 दिन में करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में करती है और अपने अक्ष पर 1 दिन में, और चंद्रमा की संख्या 1 है, ये हम लोग जानते ही हैं। मंगल ग्रह जो है यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। चंद्रमा की संख्या इसमें 2 दिखाई गई है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, ये चट्टानों के बने होते हैं। आंतरिक ग्रह जो है वो सूर्य के नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों के बने होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है बृहस्पति। बृहस्पति में हम लोग देखते हैं सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने समय में करता है बृहस्पति, 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है इसमें। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है शनि करता है 10 घंटे 40 मिनट में, और इसमें चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। और यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन में करता है, 84 साल और अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में, चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। और नेपच्यून ये अरुण है हमारा, ये वरुण है, इसको हम लोग अरुण बोलते हैं और ये हमारा वरुण है। इसमें हम लोग देखते हैं कि वरुण जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 दिन साल में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट और चंद्रमा की संख्या 13 है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि बाह्य ग्रह हम लोग किसे कहते हैं। बाह्य ग्रह जो है सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह में हमारे आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने पेज पे। इसमें दिया हुआ है, अब हम लोग शुरू करते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब इसको आगे पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं, मतलब कि क्या आपको पता है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य के देवता को कहा जाता है। सोल शब्द जो है सूर्य के देवता के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन कहाँ, पौराणिक रोमन कहानियों में, मतलब पुरानी जो रोमन कहानियाँ उसमें यूज़ हुआ है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ठीक, अब हम लोग इसमें देख लेते हैं शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के से लिए गए शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ज्योग्राफी हमारा एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का विवरण। इसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी या ग्राफिया। पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, मीन्स पृथ्वी और लिखना, इसका अर्थ होता है। आइए
पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानते हैं। जियो फिर है लॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री पृथ्वी का मापन, और ऑइड इसका अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। और फिर एक है और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह एवं चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करने में लगे हुए हैं। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं आगे। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह एवं कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। और फिर अगली हेडिंग है हमारी सूर्य। इसमें देखते हैं सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हेडिंग है ग्रह। अगली हेडिंग है हमारी ग्रह। तो इसमें देखते हैं हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। अरुण को कहते हैं यूरेनस तथा वरुण को कहते हैं नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका देखिए क्या है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये हमारी एक ट्रिक है, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो जाता है ऐसे ही तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घाकार वृत्त में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। और बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक सूर्य के ग्रह जो हमारा है वो है बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। शुक्र और पृथ्वी की आकृति लगभग समान है, इसीलिए हम इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्या है टॉपिक। ये है हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला क्या है हमारा बुध, दूसरा क्या है शुक्र, तीसरा क्या है हमारा पृथ्वी। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पर इंसान के रहने के लिए एक अच्छी और कहते हैं ना कि हमारे अनुकूल जो हमारी जलवायु है वो इंसान के रहने के लिए यहाँ पर उसके अनुकूल पाई गई है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। और इसमें कहा गया है पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है।
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, देखते हैं चंद्रमा। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है और जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप जो है पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना हम लोग कर सकते हैं। और इसमें अभी 2-3 कीवर्ड और दिए हुए हैं तो हम लोग देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। रोचक तथ्य देख लेते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 12 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था। तो आप लोगों को ये पता करना है कि क्या कोई भारतीय गया था कि नहीं गया था। और ये जो है हमारे पहले व्यक्ति थे जो गए थे चंद्रमा पर। आगे है उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। ये हमारे क्या हैं, उपग्रह हैं। चलिए हम लोग अगला अपना पेज नंबर, इसमें हम लोग अपना अगला पेज नंबर स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अगला है हमारा क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ग्रहों से टूटकर जो अलग हुए भाग हैं इन्हीं ग्रहों के, उसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी है उल्का पिंड। ये हम दिखा दें आप लोगों को, ये क्षुद्र ग्रह का एक फिगर है। और अब आगे हम लोग देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड में क्या कहा गया है, चलिए पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है जिसको हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड भी विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि
हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये वाला तो अब आप लोगों को आ ही जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन के आंसर इसी चैप्टर में अंदर दिए हुए हैं। और चलिए 1 नंबर वाला हम लोग कर लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा शुक्र है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो ये हमारा पृथ्वी है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने लगभग 25 मिनट के अंदर ही एक चैप्टर को समाप्त कर दिया है, और आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है या कुछ टर्म नहीं समझ में आते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका उत्तर आप लोगों को दें। तो फिर चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।